हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए के लिए दोस्तों फिजिक्स का पार्ट नंबर 26, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 26। इससे पहले दोस्तों आपको 25 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। और आज भी दोस्तों यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आराम से आप देखें शुरू से लेकर आखिर तक टॉपिक को, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों आराम से आप सारे क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में शुरू करते हैं नया टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको बताना है क्या कहलाती है। यानी कि आपको पूछा गया है वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोपेगेशन के आधार पर मेनली 2 टाइप की वेव्स होती हैं। यदि आप यहाँ पर देखें प्रोपेगेशन के आधार पर, यानी कि संचरण के आधार पर यदि आप देखें तो 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक आपकी होती हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, जिनको आप कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और सेकंड वाली होती हैं यहाँ पर मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यानी कि आप इनको दोस्तों कहते हैं यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे आप इनको कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। यानी कि आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं यहाँ पर लाइट वेव को, यानी प्रकाश को आप ले सकते हैं यहाँ पे। और वैसे आप यहाँ पर मैकेनिकल का एग्जाम्पल देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाली, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है दोस्तों, यानी कि आप अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं इसको। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं साउंड वेव को, यानी कि आप ध्वनि तरंगों को ले सकते हैं। इनके लिए दोस्तों आपको मीडियम चाहिए होता है, भले ही वो आपका सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो। लेकिन आप बात करें दोस्तों वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो इनके लिए प्रोपेगेशन के लिए यानी कि संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि विदाउट माध्यम के भी, बिना मीडियम के भी ये ट्रेवल करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है, कौन सा वाला दिखता है आपको? ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दिखता है, तो बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 प्राथमिक रंगों से उत्पादित होता है। यानी कि आपको बताना है द कलर्स प्रोड्यूस बाय एनी 2 प्राइमरी कलर्स। यदि आप बात करें दोस्तों प्राइमरी कलर्स की, यदि आप प्राइमरी कलर्स की बात करें, यानी कि प्राथमिक रंगों की बात करें दोस्तों, तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें ब्लू और रेड और ग्रीन आते हैं। यदि आप दोस्तों यहाँ पे देखें, इनको आप मिला दें, यदि आप 2 कलर को मिलाते हैं इनमें से कोई भी, यानी कि आपने इनको मिला दिया या फिर आपने इनको मिला दिया या आपने पहले और तीसरे को मिला दिया, तो इससे क्या बनता है दोस्तों? इससे बनते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर यानी कि आप इनको बोलते हैं दोस्तों द्वितीयक रंग। यानी कि आप जब प्राथमिक को मिलाते हैं आपस में दोनों को, तो इससे दोस्तों एक नया प्रकार का रंग मिलता है, उसको आप कहते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। यदि आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ पे मिलाएं ब्लू और रेड को, यदि आप दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलता है मैजेंटा, मैजेंटा मिलता है। वैसे आप दोस्तों यदि आप रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है येलो। और वैसे यदि आप ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सियान। और यदि आप दोस्तों तीनों को ही मिला देते हैं साथ में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? वाइट मिलता है। यानी कि आपको जो वाइट लाइट मिलती है, जो श्वेत रंग होता है दोस्तों, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें मुख्यतः जो आपके प्राइमरी कलर होते हैं यही तीनों होते हैं, और बाद में इनके मिलने से ही दोस्तों अदर कलर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी वाला सेकेंडरी कलर्स आप कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से आती है, तब प्रतिबिंब दर्पण की ओर किस गति से आएगा? यानी कि आपको बताना है एक प्रकार से, इन एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड द प्लेन मिरर विद स्पीड v, देन इट्स इमेज मूविंग टूवर्ड मिरर विद स्पीड। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर दिया गया है, प्लेन मिरर दिया है, यानी कि आपको समतल दर्पण दिया गया है। और यहाँ पर आपको कहा गया है कोई ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु यहाँ पे है, और ये वस्तु क्या करती है,
वी वेग के साथ में यानी वी वेलोसिटी के साथ में दोस्तों मूव करती है मिरर की तरफ। तो आपको मालूम होगा दोस्तों, यदि आप प्लेन मिरर की इमेज की बात करें, प्लेन ऑब्जेक्ट की इमेज की बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा कहाँ बनता है, प्लेन मिरर के पीछे जितनी डेस्टिनेशन पर आपने यहाँ पर वस्तु को रखा होगा, माना यहाँ पर आपने डी डेस्टिनेशन पर रखा है यानी कि डी दूरी पर रखा है, तो इसकी इमेज भी दोस्तों डी दूरी पर ही बनेगी पीछे की ओर, यानी कि बैक में बनेगी दोस्तों प्लेन मिरर के हमेशा ही, और ये डी दूरी पर ही यहाँ पर आपको मिलेगी, यानी कि यहाँ पर इमेज बनेगी दोस्तों जो कि सेम साइज़ की होगी, सेम इन साइज आप कह देंगे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि बताइए इमेज कहाँ पर बनती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डी है और यहाँ से लेके यहाँ तक डी है। यदि आप देखें दोस्तों ऑब्जेक्ट की और इमेज की दूरी, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी 2D हो जाएगी। यानी कि यदि आप ऑब्जेक्ट के यहाँ पर रिलेटिव में यदि ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ में आता है, तो इमेज किस वेलोसिटी के साथ में आएगी, 2v वेलोसिटी के साथ में आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, आप 2v कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु का ताप T1 तथा चारों ओर का ताप T2 हो तो वस्तु के ताप में परिवर्तन होगा। यानी कि आपको बताना है, इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज T1 एंड सराउंडिंग टेम्परेचर T2 देन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए जो न्यूटन का कूलिंग लॉ है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, वो क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। माना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और सराउंडिंग यहाँ पर आपका टेम्परेचर T1 है, ऑब्जेक्ट का मान लीजिए T2 है, या फिर आप T1 ऑब्जेक्ट का मान लेंगे, T2 सराउंडिंग का मान लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप देखें, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन सराउंडिंग एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप दोनों का क्या कर देंगे, यदि आप डिफरेंस कर देंगे तो वही क्या देगा दोस्तों, आपको चेंज इन टेम्परेचर देगा, यानी कि T1 माइनस T2 आप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन नंबर सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो आपका चेंज होता है दोनों के डिफरेंस के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके आधार पर देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप आराम से ये कंडीशन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वपातन की उत्क्रमणीय यानी कि विपरीत प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि आपको बताना है डैश इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यदि आप बात करें दोस्तों सब्लिमेशन की, यहाँ पे देखिए आप पहले देख लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लिक्विड और यहाँ पर आप लिख लेंगे सॉलिड और यहाँ पर आप लिख लेंगे गैस। यानी कि आप जानते हैं दोस्तों पदार्थ की मेनली यहाँ पे वैसे आपकी 4 फॉर्में होती हैं, लेकिन आप देखें दोस्तों फिजिकली आपको यहाँ पे 3 फॉर्में दिखती हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि जमना कहते हैं। वैसे आप यदि आप दोस्तों सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो क्या कहते हैं इसे आप कहते हैं दोस्तों मल्टिंग, यानी कि पिघलना कहते हैं, या फिर आप कहें गलना। वैसे आप सॉलिड से दोस्तों आप गैस में आते हैं, ठोस से यदि आप सीधे गैस में आते हैं तो इसे आप कहते हैं दोस्तों सब्लिमेशन, या फिर आप हिंदी में कहें ऊर्ध्वपातन आप कहते हैं, ऊर्ध्वपातन आप कहते हैं। वैसे यदि आप दोस्तों गैस से सॉलिड में जाते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, यदि आप डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आते हैं तो इसे आप कहते हैं डिपोजिशन कहें, या फिर आप दोस्तों डी सब्लिमेशन भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं निक्षेपण यहाँ पर आप कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आपका डिपोजिशन हो जाएगा। यदि आप दोस्तों गैस से लिक्विड में जाते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, गैस से लिक्विड में जाना यानी कि आप कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन आप कहेंगे, यानी कि संघनन आप कहते हैं इसको। जैसे कि आप वाष्प को यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद में दोस्तों दोबारा से लिक्विड में लाते हैं तो इसे आप कहेंगे संघनन। वैसे ही दोस्तों यदि आप लिक्विड से गैस में आते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे, वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन। तो ये आप सारे कंडीशन याद रखेंगे, इनके आधार पे एक क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इनको कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी वाली कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर आपकी कंडीशन दी गई है गैस टू सॉलिड, यानी कि डिपोजिशन आपको पूछा गया है, तो आप टिक कर देंगे डिपोजिशन में ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्न में कौन किसी भी भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। यानी कि आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट कौन सी वाली नहीं है आपको बताना है। पहला आपको दिया दोस्तों फैथम। फैथम आप जानते हैं दोस्तों क्या है, ये आपकी एक प्रकार से यूनिट होती है डेप्थ की। यानी कि यदि आपको वाटर की दोस्तों आपको डेप्थ को देखना है तो आप इसको फैथम में निकालते हैं। खासतौर पर यदि आप ओशन की बात करें, यदि आप दोस्तों समुद्र की बात करें तो वहाँ पर आप देखते हैं फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फैथोमीटर का दोस्तों वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है गहराई को मापने के लिए। तो आपकी फैथम में आप खासतौर पर देखते हैं। वैसे आप बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको नॉट दिया है। नॉट क्या करता है दोस्तों, एक प्रकार से जो शिप होते हैं, शिप की दोस्तों स्पीड को बताता है। यानी कि यहाँ पे शिप की स्पीड को आप देखते हैं नॉट में, तो आप कह देंगे ये भी दोस्तों एक प्रकार से फिजिकल यूनिट होती है। यदि आप बात करें एंगस्ट्रॉम की दोस्तों, एंगस्ट्रॉम क्या होती है, एंगस्ट्रॉम को दोस्तों आप रिप्रेजेंट करते हैं A0 के माध्यम से, और ये दिखाती है दोस्तों वेवलेंथ को। यानी कि यहाँ पर आप वेव लेंथ को दोस्तों, या फिर आप कहें तरंग दैर्ध्य को काहे में मापेंगे, आप मापते हैं दोस्तों एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पर आप कह देंगे एंगस्ट्रॉम भी दोस्तों एक प्रकार से यूनिट होती है। वैसे आप बात करें डायनामो की दोस्तों, तो डायनामो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से एक डिवाइस होती है। यदि आप बात करें डायनेमो की दोस्तों, तो एक प्रकार से क्या होता है, डिवाइस होती है, या फिर आप कहें इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है दोस्तों, जो कि क्या कार्य करती है, ये कार्य करती है मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों कन्वर्ट करती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी वाले में टिक कर देंगे। ये दोस्तों एक डिवाइस है, न कि यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वैद्युत धारा को एम्पलीफाई करने में प्रयुक्त उपकरण है। यानी कि आपको बताना है विच डिवाइस इज यूज्ड टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रिक करंट। यदि आप बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर ये दोस्तों मेनली दो प्रकार के होते हैं, PNP और NPN। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए आपने इनको यहाँ पे देखा होगा। जो PNP होता है इस प्रकार से आप देखते हैं PNP, और वैसे आप NPN को देखते हैं NPN। ये दोस्तों डायोड के माध्यम से बनाए जाते हैं। आप जानते हैं जो डायोड होते हैं PN डायोड दोस्तों, PN जंक्शन डायोड जो होता है, उन्हीं के माध्यम से आप इनको जोड़ने के बाद में बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका कार्य कैसे होता है, आप देखेंगे यदि आप दोस्तों कोई सर्किट यहाँ पे लें, इस प्रकार से आपने यहाँ पे लिया, और यहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे एक डायोड का, यहाँ पर आप एक बैटरी लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई इनपुट यहाँ पे सिग्नल दें, यहाँ पर आपने दिया छोटा सिग्नल इनपुट, आप यहाँ पर आप कहते हैं इसको इनपुट। आपने सिग्नल दिया दोस्तों जो कि छोटा सा है, और यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिस्टर से होता हुआ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप सिंबल अंदर की ओर लगाते हैं तो ये दिखाता है आपका NPN को, और यदि आप दोस्तों इसको बाहर की ओर करते हैं तो ये दिखाता है PNP को। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पे दोनों में से ले लिया, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। यानी छोटा सिग्नल था जो कि दोस्तों एक प्रकार से वीक सिग्नल था, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, एक प्रकार से एम्पलीफाई कर दिया। यानी इसकी स्ट्रेंथ जो थी, आप कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। यानी कि स्ट्रेंथ दोस्तों सिग्नल की क्या होगी, यहाँ पे हायर हो गई एज कंपेयर टू हेयर। तो यहाँ पे आप कौन सा टिक कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको दिखता है ट्रांजिस्टर, बी वाले में आप टिक कर देंगे। वैसे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताइए विद्युत धारा को रोकने के लिए, या फिर आप कहें AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो वहाँ पर दोस्तों आप रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। यदि आपको AC को DC में कन्वर्ट करना होगा तो आप रेक्टिफायर का दोस्तों यूज़ करते हैं। वो यहाँ पर लगातार क्या करते हैं दोस्तों, वो लगातार दोस्तों क्या कर देते हैं, सिग्नल को रेक्टिफाई कर देते हैं। यदि आप सिग्नल यहाँ पे इस प्रकार से देंगे तो इसको दोस्तों यहाँ पे DC में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 पास्कल इक्वल टू क्या होगा, यानी आपको बताना है 3 पास्कल इज इक्वल टू। आप जानते हैं दोस्तों पास्कल क्या होता है, पास्कल इज यूनिट ऑफ लिक्विड गैस प्रेशर, यानी कि दाब का दोस्तों मात्रक होता है गैसों के और द्रवों के दोस्तों का दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यदि आप 3 पास्कल को दोस्तों यहाँ पे रिप्रेजेंट करें डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर में तो कितना होगा। यदि आप बात करें दोस्तों प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यहाँ से आप यूनिट निकालेंगे तो आपको मिलेगा न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको डायन दिया है, तो डायन क्या होता है, डायन न्यूटन का दोस्तों CGS होता है, यानी कि एक प्रकार से यदि आप फोर्स की CGS पद्धति में यूनिट को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखता है डायन। और वैसे आप देखते हैं यदि मीटर की यानी कि लेंथ की दोस्तों यदि आप CGS यूनिट देखेंगे, यानी कि CGS पद्धति में यदि आप इसका मात्रक देखेंगे लेंथ का, तो वहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आप CGS पद्धति में कहते हैं डायन बट्टे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप पास्कल को 1 पास्कल को लिखना चाहें डायन में, 1 पास्कल इक्वल टू 10 डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपको पूछा गया है 3 पास्कल इक्वल टू हो जाएगा 30 डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है दोस्तों बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंड इन, यानी कि आपको बताना है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, आपको बताना है ये दोस्तों किस पर डिपेंड करेगा, मास पे, शेप पे, साइज पे या हाइट पे। हमेशा ही दोस्तों जो जी का मान होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन मास, शेप एंड साइज। तो आप याद रखेंगे हमेशा ही दोस्तों ना तो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ना ही शेप यानी कि आकार पे, और ना ही दोस्तों उसकी आकृति पे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर शेप, साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है दोस्तों एक प्रकार से लेंथ पे, या फिर आप कहें दोस्तों हाइट पे, या फिर आप कहें डेप्थ पे। यानी कि माना आपने यहाँ पे अर्थ के सरफेस में किसी ऑब्जेक्टिव को आपने रखा है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपने ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ रखा है, तो यहाँ पे जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप अर्थ के ऊपर जाते हैं, आप जैसे ही आप अर्थ के ऊपर जाएंगे दोस्तों तो जी का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है यानी कम होता है। वैसे ही आप नीचे डेप्थ में जाएंगे यानी कि अर्थ के नीचे जाएंगे दोस्तों आप, तो वहाँ पे भी दोस्तों क्या होता है, जी का मान डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों डिपेंड करता है यहाँ पर हाइट पे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, हाइट पर आप टिक कर देंगे। वैसे ही दोस्तों आप जानते हैं जो जी का मान होता है, यदि आप अर्थ की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों, हाईएस्ट इन पोल, यानी पोलों पर होता है दोस्तों, ध्रुवों पर होता है, और लीस्ट होता है इक्वेटर पे, और जीरो होता है दोस्तों सेंटर पे, यानी अर्थ के सेंटर पर आप देखेंगे जी का मान तो वहाँ पे जीरो होता है। तो ये आप ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी वाला आप टिक कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।